आइए साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, कल हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग हर रोज़ एक सेट के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करते थे, जिसमें सभी प्रश्न सम्मिलित रूप से होते थे, जीएस के सारे प्रश्न। साथियों, ये सीरीज जो है आने वाले सभी एग्जाम जो जीएस आधारित जो भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस सीरीज में करते थे। तो कल हम लोगों ने 50 प्रश्न किया था। आज इस सेट का दूसरा भाग है। हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे और सारे प्रश्नों को अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। साथियों, ये बोल रहा है कि मानव शरीर में जो भी चीज़ ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें सारे मानव शरीर के ही भाग हैं, तो इनमें से कौन सा जो है मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो साथियों, मुख्य समन्वय केंद्र की बात कर रहा है तो मुख्य समन्वय केंद्र जो है साथियों मस्तिष्क है। मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का जो है मुख्य समन्वय केंद्र है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मस्तिष्क ही जो है वो हमारे सभी शरीर के सभी भागों का जो है नियंत्रण करता है। हमारा हाथ काम कर रहा है, हमारा पैर काम कर रहा है, इसमें सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो मस्तिष्क का ही है। मस्तिष्क ही जो है जो हमारे सभी अंगों से जो है समन्वय स्थापित करता है। ठीक है साथियों, प्रश्न करेगा कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। प्रश्न आता है मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का वजन जो है साथियों, मस्तिष्क का वजन करेगा, वजन जो है मस्तिष्क का हो जाता है 1400 ग्राम। कितना याद कर लेंगे साथियों, मस्तिष्क का वजन जो है 1400 ग्राम हो जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन ये करेगा कि मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या है। प्रश्न आता है मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या है। सबसे विकसित भाग क्या है। तो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो है साथियों, सबसे विकसित हो जाता है सेरिब्रम। क्या हो जाता है? सेरिब्रम। सबसे मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो है सेरिब्रम हो जाता है। तो यहाँ हमने मस्तिष्क से रिलेटेड जो है हमने 2 क्वेश्चन और किए। एक क्वेश्चन पे हम लोगों ने साथ में 2 और क्वेश्चन कर लिए। बाकी हृदय, मूत्राशय और फुफ्फुस ये भी जो है शरीर का ही भाग है। आगे आने वाले प्रश्नों में जो है हम इसे भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। क्वेश्चन करेंगे साथियों। क्वेश्चन बोल रहा है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोलस्का। इसका आंसर हो जाएगा मोलस्का, इसका आंसर है। ठीक है, मोलस्का जो है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल है। ठीक, अगर बात करेंगे ऑर्थोपोडा का, तो ऑर्थोपोडा जो है, ऑर्थोपोडा कठोर कंकाल तो है, ये भी कठोर कंकाल है, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ नहीं है, यह काइटिन का बना हुआ है। यह जो है काइटिन का बना हुआ है। ये भी कठोर कंकाल ही है, लेकिन ये काइटिन का बना हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर इसका हो जाएगा मोलस्का। ठीक है, और इसमें और दिया हुआ है काइनोड और मेटा है। काइनोड और मेटा कठोर कंकाल ही है। और दिया हुआ है प्रोकॉर्डेट भी जो है कठोर कंकाल तो है नहीं। प्रोकॉर्डेटा जो कठोर कंकाल नहीं होता है, मुलायम होता है ये। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मोलस्का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी लासिका के संदर्भ में गलत है। लासिका के संदर्भ में गलत बोलने के लिए बोल रहा है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है लासिका परिवहन का कार्य करती है, ये तो साथियों सही है, तो ये भी सही है। और दूसरा बोला लासिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ये भी सही है। लासिका आंत्र में पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, ये भी सही है। साथियों, इसका उत्तर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है गलत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक अपसारी दर्पण है। अपसारी दर्पण के बारे में बोल रहा है। अपसारी दर्पण जो है, अपसारी दर्पण अगर बोलेगा, अपसारी दर्पण जो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण, इसका सही उत्तर जो है उत्तल दर्पण है। अब बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण को जो है, अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण हो जाएगा अभिसारी। पूछ रहा है अपसारी, अपसारी है उत्तल दर्पण। ठीक है,
अगला आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न बोल रहा है, एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि चित्र में, एक सेकंड साथियों, क्वेश्चन बोल रहा है, इसको तो नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। ये जो है ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है चित्र में, ठीक है। बोल ये रहा है, एक सेकंड साथियों, बोल ये रहा है कि एक विद्यार्थी ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए, एक विद्यार्थी एक्स है ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी। उन त्रुटियों को जो है सही किया जा सकता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्या करके हम उस जो त्रुटि वो किया है एक्स विद्यार्थी, उसको सही कर सकते हैं। ये एक परिपथ दिया हुआ है, एक परिपथ बनाया गया है। अब बोल रहा है कि इसमें कुछ त्रुटि है, इसमें क्या करके जो है हम त्रुटि को सही कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है। तो साथियों इसका ऑप्शन देखेंगे। बोल रहा है कि अमीटर ए और वोल्टमीटर वी दोनों को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। नहीं, ये गलत है, दोनों को श्रेणी क्रम में नहीं लगाना चाहिए। अगला जो है ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है कि अमीटर ए को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। तो अगर इसमें हम देखते हैं, इस जो परिपथ जो बनाया गया है, जो फिगर जो दिया हुआ है, इस फिगर को हम देखते हैं तो फिगर में जो है ये वोल्ट मीटर को लगाया हुआ है श्रेणी क्रम में और अमीटर को लगा दिया हुआ है समांतर क्रम में। तो साथियों लेकिन होता क्या है कि वोल्ट मीटर को जो है, वोल्ट मीटर को लगाया जाता है समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर को लगाया जाता है समांतर क्रम में, और अमीटर को जो है, और अमीटर को लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। इसमें क्वेश्चन में क्या किया है, जो परिपथ जो बनाया है वो उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो यही गलत किया है। तो इससे जो सही ऑप्शन जो मेल खा रहा है वो है ऑप्शन 2, ठीक है। मतलब इसको अमीटर को जो है, अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए और वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में लगाना चाहिए। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों ओम के नियम का बात कर रहा है यहाँ पे। ओम का जो है नियम को सब आप लोग को पता होगा, V बराबर IR, यही जो है ओम का नियम है, ठीक है। तो इसको भी याद रख लेंगे। और इसी हिसाब से जो इसमें जो है, ये जो वोल्ट मीटर हमेशा ही समांतर क्रम में लगता है और अमीटर जो है हमेशा ही श्रेणी क्रम में लगता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है, एक वस्तु का द्रव्यमान जो है 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा। प्रश्न पढ़ेंगे साथियों सही से। प्रश्न कर रहा है कि, एक सेकंड साथियों, प्रश्न कर रहा है कि द्रव्यमान जो है 4 गुना हो जाता है, द्रव्यमान जो है 4 गुना हो जाता है। एक सेकंड, हम पहले लिख लेते हैं द्रव्यमान। बोल रहा है कि द्रव्यमान जो है 4 गुना हो जाता है, ठीक है। और ये जो है वेग जो है आधा हो जाता है, वेग जो है आधा हो जाता है, ठीक है। द्रव्यमान हो जाता है 4 गुना। अब बोल रहा है कि संवेग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। साथियों संवेग का फार्मूला हम जानते हैं, संवेग जो होता है P बराबर mv, ये तो हम लोग जानते ही हैं, P बराबर mv, ठीक है। तो अब क्या है साथियों, इसमें जो क्या है, बोल रहा है कि m जो है, द्रव्यमान जो है 4 गुना हो गया, तो m की जगह पे 4m डालेंगे क्योंकि ये 4 गुना हो गया है। तो इस पर इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा रुक जाइए साथियों। mv, एक सेकंड साथियों, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा ताकि जगह मिल जाए। हाँ, तो P बराबर mv, m की जगह पर डालेंगे 4m, एक सेकंड, m की जगह पर डालेंगे 4m और v के जगह पर डालेंगे v/2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो सॉल्व 2 जो 4 कट जाएगा, 2mv, इसका ये जो हर कट क्या आएगा, क्या 2mv, ठीक है, 2mv कट के आएगा, ठीक है। और पहले क्या आ रहा था, पहले जो है mv था, अब क्या हो गया 2mv, तो mv से 2mv हो गया। तो
कितना का, तो ये कितना गुना हो गया, 2 गुना ही तो हुआ है, तो इसका आंसर जो है 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो इसका उत्तर जो है साथियों 2 गुना हो जाएगा, ठीक। इसका उत्तर हो जाएगा 2 गुना। समझ में होगा, समझ में आया कि नहीं आप लोग को, आ गया होगा समझ में। कुछ खास इसमें था नहीं। एम को 4m कर दिए क्योंकि 4 गुना हो रहा है, और वी को v/2 कर दिया क्योंकि वो आधा हो जा रहा था, और सिर्फ वैल्यू पुट कर दिए 4m इंटू v/2, जिसको वो मतलब सॉल्व किए तो 2mb आया। mb से 2mb हो रहा है, mb से 2mb हो रहा है, मतलब 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पथन में सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि। एक तो ये अतिभारण शब्द, ये एक तो इतना हेवी शब्द का यूज कर लेता है कि आधा बच्चा तो अब अतिभारण देखिए के परेशान हो गया। अतिभारण कुछ खास नहीं, अतिभारण का अर्थ जो है साथियों ओवरलोड। ओवरलोड से जरूर सुने होंगे आप लोग, ओवरलोड यही बोल रहा है, ओवरलोड के बारे में बोल रहा है। तो अतिभारण का अर्थ ओवरलोड है, तो बोल रहा है कि ओवरलोड के कारण जो है लघु पथन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि जो है वो है फ्यूज का उपयोग करना। फ्यूज का उपयोग करेंगे तो ओवरलोड से बच सकते हैं। जब जैसे ओवरलोड हो जाता है तो फ्यूज जल जाता है, तो इंसान से बच जाता है। अब बाकी ऑप्शन जो स्टेबलाइजर, तो स्टेबलाइजर का उपयोग तो हम लोग वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए करते हैं, तो इसका तो है नहीं। भू संपर्क करना मतलब कि अर्थिंग का बात कर रहा है, तो अर्थिंग से तो अतिभारण का क्या, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बाकी बोल रहा है विद्युत मीटर का उपयोग, तो विद्युत मीटर के उपयोग से ओवरलोड थोड़ी कम हो जाएगा। विद्युत मीटर से हम लोग कितना खपत हुआ है बिजली उसका मापन करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सही आंसर जो है इसका है फ्यूज का उपयोग करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिहार में डैश वन जीव अभ्यारण्य, डैश राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क, और डैश और टाइगर रिजर्व डैश। बेसिकली ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बिहार में जो है कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, कितने नेशनल पार्क है और कितने टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो याद करने वाला है, तो इसमें क्या है कि इसका आंसर हो जाएगा बिहार में जो टोटल 13 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, 1 राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, और 1 जो है टाइगर रिजर्व है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक। इसका आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूची 1 को मिलान करने के लिए बोल रहा है बेसिकली। तो इसमें जो है हर एक ये जो क्या है, ये मिट्टी का जो प्रकार होता है उसको दिया गया है। भाबर जो है, भाबर हम लोग बोलते हैं छिद्रपूर्ण, भाबर जो है छिद्रपूर्ण, ठीक है। और तो यहाँ पर लिख देते हैं। और तराई जो है, तराई होता है घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र, ठीक है। बांगर बोल रहा है, बांगर बोला जाता है पुराना जलोढ़ मृदा को, बांगर बोला जाता है पुराना जलोढ़ मृदा को जो है बांगर बोला जाता है। और खादर बोल रहा है, खादर मतलब युवा निक्षेप, युवा निक्षेप। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 मतलब 2 3 4, इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर ए, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी नदी से प्रश्न आया है, ठीक है। नदी से जो है ये प्रश्न आया हुआ है, देखते हैं। बोल रहा है नदी के बारे में प्रश्न है कि गोदावरी की सहायक नदी बोल रहा है। तो गोदावरी की सहायक नदी जो है, गोदावरी की कई सारी सहायक नदी है। ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में जो है गोदावरी की जो है बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती, ये सभी जो है गोदावरी की ही सहायक नदी है। तो इसमें अगर हम लोग इसमें चलेंगे, अगर क्वेश्चन से चलेंगे, तो वेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी, वेनगंगा। और भी सहायक नदी है इसकी, पेनगंगा है, वेनगंगा है, वर्धा है, मंजरा है, इंद्रावती, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की अगर बात करेंगे तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए जो है क्या बोलते हैं उसको, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश होते हुए फिर जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल को गिरा देती है, ठीक है। और गंगा नदी की बात करें तो गंगा की सहायक नदी जो है कोसी हो जाएगी, कोसी। गंगा की और भी कई सारी सहायक नदी है। जैसे गंगा की अगर देखा जाए तो बाएं तट से जो गंगा सागर मिलती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, तो उसी में से कोसी। और फिर दाहिने तट से बात करेंगे तो यमुना मिलती है और सोन मिलती है, ठीक है। और गंगा जो है साथियों, गंगा जो निकलती है क्या बोलते हैं उसको, गंगा निकलती जो
ये है दो नदी अलकनंदा और भागीरथी के सहायक की जो धारा मिलती है, वहाँ से जब ये दोनों धारा नदी प्रयाग में आके मिलती है तो उसके बाद ये गंगा का रूप ले लेती है, ठीक है। और गंगा से फिर जब उत्तराखंड में बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश का फिर बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार से निकलने के बाद जो है झारखंड से सीमा लगाती हुई फिर पश्चिम बंगाल में जाती है, और पश्चिम बंगाल से फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जो नदी जो है दो भाग में बढ़ जाती है। एक जो धारा है वो पूर्व दिशा की ओर चली जाती है, जिसको हम लोग भागीरथी बोलते हैं, और एक जो है नीचे मतलब दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, जिसको वहाँ पे जो हम लोग पद्मा क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे जाके जो फिर बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल गिरा देती है, ठीक है। तो गंगा का जो सही है कोसी। कृष्णा बोल रहा है, ठीक है। कृष्णा की जो सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी कोयना। कृष्णा की और भी कई सहायक नदी है, कोयना भी उसकी सहायक नदी। कावेरी का बोल रहा है अमरावती, तो कावेरी का हो जाएगा अमरावती। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 3-4-2-1 बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से मिलता है। प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सा खनिज जो है मोनाजाइट रेत से मिलता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों थोरियम, बी हो जाएगा इसका आंसर बी, ठीक, याद रख लेंगे। अगला प्रश्न ये इंग्लिश से प्रश्न है। इसमें क्या है पैसिव वॉइस, वॉइस का क्वेश्चन है, मतलब एक्टिव से पैसिव करना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि द टीचर टीचेज द स्टूडेंट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर टॉट बाई द टीचर, ये इसका आंसर हो जाएगा। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाई द टीचर। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी इंग्लिश से ही प्रश्न है। हम पहले ही बोले थे कि इंग्लिश से अब आजकल प्रश्न आने लगे हैं, तो आप इंग्लिश को स्किप करके नहीं चल सकते, आपको इंग्लिश भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। जैसे एक्टिव पैसिव है, इससे आपको प्रश्न आते रहते हैं, तो इसको ही देखते रहेंगे। तो और ये तो खैर वर्ड से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो बोल रहा है कि इसमें जो अंडरलाइंड वर्ड है उसके अपोजिट में क्या आता है, ये बोल रहा है। तो इस अंडरलाइंड वर्ड जो है अरबीन है, अरबीन, अरबीन, अर्बन नहीं, अर्बन दूसरा होता है, ये अरबीन है। तो अरबीन का जो अर्थ होता है साथियों, अरबीन का अर्थ जो होता है शिष्ट होता है। शिष्ट मतलब जो होता है ना कि पोलाइट जो होता है उसको जो शिष्टाचार का पालन करता है, नहीं मतलब बहुत उसको पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं कि जो शिष्टाचारी जो होता है, शिष्ट होता है, पोलाइट होता है, उसको अरबीन बोलते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, जो एक तरफ है जो शिष्टाचारी है मतलब शिष्ट है, पोलाइट है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो रूड होगा वही तो इसका उल्टा होगा। जो उदंड होगा, रूड होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका सही अपोजिट ही तो पूछ रहा है, तो अपोजिट है इसका रूड हो जाएगा, रूड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कर रहा है कि दो संख्याएं जिनका योग 28 जोड़ने पर 28 होता है, गुणनफल 187 है, तो वह दो संख्या क्या है। साथियों ऐसे प्रश्न जब आते हैं परीक्षा में तो इसमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है, चारों ऑप्शन ट्राई कर लेना, और एक आध दो ट्राई करेंगे तो इसका आंसर मिल ही जाएगा। इसमें साफ दिख रहा है कि जब 11 से 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 187 आएगा, और जोड़ के जो है 28 आएगा। तो इसमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना, बस इसमें ऑप्शन से देख लेना, जो भी ऑप्शन मैच कर जाए उसको लगा देना। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक कार एक स्थान पर तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में इतना घंटा का समय लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको जो है सॉल्व करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए साथ ही, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको जो हम लोग छोटा करते हैं। एक सेकंड सॉल्व करते हैं इसको, एक सेकंड। तो इसमें बोल रहा है कि कोई कार है, ठीक है, एक कार है, एक स्थान तक पहुंचने में इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब उसका चाल जो है, पहले उसका चाल जो है, एक सेकंड, उसका चाल जो है कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल था, ठीक है। और 3 घंटे का समय, मतलब टाइम भी दिया हुआ है, टाइम जो है 3 घंटा दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। और उसके बाद बोल रहा है कि कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए, मतलब अब चाल जो है कितना हो जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में उसको 2.5 घंटा लगे। मतलब अब बोल रहा है कि चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उसका जो
समय जो है उसका 3 घंटा नहीं लग के 2.5 घंटा लगे, ठीक है, यही प्रश्न कर रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है साथियों, इसका जो पहले हम दूरी निकाल लेते हैं, कितना दूरी वो ठीक किया, ठीक है। तो दूरी का सिंपल सा फार्मूला होता है, दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर जो है डिस्टेंस बराबर 4 गुना समय होता है। दूरी बराबर जो होता है 4 गुना समय होता है, ठीक है। तो दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 क्या है 50, समय कितना है 3 है। तो ये जो दूरी जो निकल के आया कितना 150 किलोमीटर, ठीक है। और दूरी निकल गया। अब जो है, अब इसी दूरी को जो है, अब यहाँ पे क्या निकालना है, चाल निकालना है। दूरी हमको पता चल ही गया, टाइम 2.5 घंटा चाहिए। अब 2.5 घंटा में उसको पहुँचना है, तो इसी दूरी को तो उसको तय करना है 2.5 घंटा में। पहले क्या दूरी तो बोला है, दूरी तो चेंज करने के लिए बोला नहीं है, बोला कि उसी दूरी को 2.5 घंटा में जो उसको तय करना है, तब कितना चाल से चलना पड़ेगा। तब क्या दूरी पता ही है, इसमें समय दिया ही हुआ है और चाल निकाल लेंगे फिर। तो चाल बराबर जो फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, दूरी दिया हुआ है 150, दूरी दिया हुआ है 150 बटा समय कितना है। जब इसको इस फ्रैक्शन को जब सही करेंगे तो 2 जो 415, 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे साथियों, इसका आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा 10, इसका आंसर आ जाएगा 10। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या 10 हो जाएगा, 10। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित, वृत्त है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, नहीं एक कैसे है, 2 होगा ना, एक ये गया एक ये गया, तो 2 स्पर्श रेखा हो गया ना, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला बोल रहा है कि बाह्य वृत्त से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का मतलब समझते हैं, स्पर्श रेखा का मतलब ही होता है जो जाके वृत्त पर सिर्फ एक ही बिंदु से लेकर, स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो इसे तो 2 स्पर्श रेखा है। अब ये दूसरा ऑप्शन बोलते, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि बाह्य वृत्त में वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी, बिल्कुल ये सही है, लंबाई बराबर होगी बिल्कुल। तो इसका क्या हो जाएगा, कथन 2 सत्य है, कथन 2 सत्य है और 1 असत्य है, ये इसका हो जाएगा आंसर बी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि समांतर श्रेणी से प्रश्न है। ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है कि 15 पदों का योग, ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें उतना कुछ खास दिमाग लगाना नहीं है, इस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो कर लेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, इसमें क्या है कि इसका फार्मूला हो जाता है SN बराबर, SN करके एक फार्मूला आता है, इसमें जितना भी पद बोला गया उतने पद का जो योग निकालना है, तो SN करके फार्मूला आता है। तो SN बराबर जो होता है n/2 इंटू 2n प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है, ये जो है इसका फार्मूला होता है। तो इसको जो है हम लोग करेंगे, इसको जो है, तो इसमें क्या है कि हम लोग देखेंगे कि n जो है, n बराबर तो कितना पद का निकालना है 15 पद का, तो n बराबर 15 हो गया, ठीक है। बाकी बोल रहा है, तो इसमें और किसी का जरूरत है, a और क्या बोलते हैं उसको 2a। तो इस फॉर्मूला जो होता है ए और डी हमको चाहिए होगा। तो ए जो होता है, जो श्रेणी का जो पहला जो पद होता है वही ए होता है, ठीक है। जो भी समांतर श्रेणी दिया हुआ है उसका जो पहला पद होता है वही जो है उसका ए होता है। तो पहला पद क्या है 11, बच रहा है डी का। तो डी जो है, डी का फॉर्मूला होता है T2 - T1, T2 - T1 इसका फॉर्मूला होता है। तो T2 क्या है 7 माइनस T1 क्या है 11, तो 7 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा -4। तो ये जो -4 जो है, -4 जो है डी हो गया, 11 जो है ए हो गया और n जो है 15 हो गया, ठीक है। जब सारे वैल्यू को जो हम इसमें पुट करेंगे, इस फार्मूला में पुट करेंगे, n के जगह पे डालेंगे 15/2 इंटू 2a बोल रहा है, तो a का वैल्यू क्या है 11, तो 2a का वैल्यू हो जाएगा 22 प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है 15, 15 में से क्या जाएगा 14, 14 में से जब 14 में जब 11 से
14 में 11 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 इंटू 12 कर देंगे, ठीक है। एक सेकंड साथियों, इसमें डी जो है डी -4 है, ठीक है। डी जो है -4 है, तो जो भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस में करेंगे, ठीक। डी जो है -4 है, तो n-1 14 इंटू डी, मतलब कि डी कितना है, -4 से गुना करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे साथियों, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -255। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, -255 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। या फिर सॉल्व कर ही देते हैं, उसमें क्या है, 2 से 15/2 है तो इसको 15/2 रहने देते हैं, और 22 और -14 4 जो 56, क्योंकि माइनस है तो -56 हो जाएगा, तो 22 - 56 मतलब -34, तो 15/2 इंटू -34। अब तो कर ही लीजिएगा, अब तो इसमें क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा -255, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि डैश ने SER विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डैश में जो है SER विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। करेंगे इसको दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा यकृत कोशिका हो जाएगा, यकृत कोशिका, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको ही मिलाना है, ठीक, इसको मिलाते हैं। बोल रहा है द्रव संयोजी उत्तक, द्रव संयोजी उत्तक से जो बना है, क्या बना है, रक्त बना है। तो साधारण क्वेश्चन है, द्रव संयोजी उत्तक से जो है रक्त बना है, ठीक। उपकला उत्तक बोल रहा है, उपकला उत्तक से बना है त्वचा, ठीक है। और बोल रहा है जोड़ों की सतह, जोड़ों की सतह से जो बना है उपास्थि बना है, और तंत्रिका उत्तक से जो बना है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कर लीजिएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 69 का आंसर जो हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया। उन्होंने जो गैस ली वो थी, बोल रहा है कि जो मिलर और यूरो था, इन्होंने 3 गैस ली थी, जिससे इन्होंने ये पता किया था कि जीवन की उत्पत्ति जो है कार्बनिक जो अणुओं से हुई है। वो 3 जो गैस थी वो कौन कौन सी थी, ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर जो हो जाएगा, उन्होंने जो लिया था मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये तीनों लिया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है एक वस्तु इतना मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है, x दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3.0 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दी जाए, बोल रहा चाल को बढ़ा दी जाए, तो इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा रुक जाइए, इसको जो है छोटा कर लेते हैं। अब करते हैं, बोल रहा है कि एक वस्तु जो है उसको इतना मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है, ठीक है। तो u दिया हुआ है, पहले केस में देखते हैं, इसमें केस 2 केस दिया हुआ है, इसमें देखिए पहला केस है और दूसरा केस है। पहला केस में बोल रहा है कि इतना 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है, और x दूरी को इसे रोकने के लिए जो है F बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरा केस में बोल रहा है कि यदि वस्तु को चाल में इतना मीटर में 3 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दी जाए, मतलब पहले 1 मीटर पर सेकंड था, 3 मीटर पर सेकंड जब कर दिया जाता है, तो उसी दूरी को जो है उसको रोकने में कितना बल लगाना पड़ेगा, प्रश्न ये कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो क्या है, हम लोग केस 1 लिखते हैं। तो पहला केस जो है उसमें क्या है कि u दिया हुआ है, पहला केस को u1 ले लेते हैं। तो u1 बराबर 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, और v जो है v1 हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी जो ही मतलब वो थी जो चाल से गतिशील थी, वो वस्तु रुक जाती है, तो इसका v1 जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस दिया ही हुआ है, डिस्टेंस x है, ठीक है। अब हम माने कि हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma होता है ना।
तो इसमें m तो चलिए दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी फोर्स बराबर m होता है। तो मास तो खैर उसमें देखा जाए तो मास तो खैर सेम ही रहेगा, तो मास से कुछ खास फर्क जो है पड़ेगा नहीं। तो लेकिन ए जो है, ए तो निकालना पड़ेगा। ए इसमें v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, d है, लेकिन एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। जब इसको जिसमें v का वैल्यू, तो v का वैल्यू 0 है, 0 ही हो जाएगा। u का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2a x दूरी कितना है, दूरी जो है, दूरी इसका हो जाएगा x हो जाएगा, दूरी जो है एक्सेलरेशन। अच्छा, क्योंकि क्या है कि ये अथी जो है, गाड़ी जो है रुक रही है, तो जब रुक रही होती है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो उल्टा होता है, मतलब कि माइनस में होता है। तो 2a नहीं होगा, 2 इंटू माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू एक सेकेंड रुक जाइए, 2 इंटू माइनस ए, ठीक है। अब गुना x मतलब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है x लिए, ठीक है। तो x ले लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है a1 जो निकल के आएगा, a जो निकल के आएगा, a बराबर आ जाएगा 1/2x। सॉल्व कीजिएगा तो देखने से पता चल जा रहा है ना, तो आप कर लीजिएगा। a1 जो आ रहा है 1/2x आ रहा है, ठीक है। अब जब ये निकल गया तो अब f निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो f बराबर क्या होता है, ma। तो फोर्स निकालेंगे तो मास तो वही है रहेगा ना, जो मास दोनों में सेम है, तो मास से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। एक्सेलरेशन ही तो चेंज होना है, तो एक्सेलरेशन को ही डाल देते हैं। तो m इंटू ए क्या है 1/2x, तो क्या आ गया m/2x, ये आ गया, ठीक है। ये हम निकाल लिए। और तत्काल के लिए क्या है, केस 1 को हम थोड़ा इसको मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दिखने में बनेगा नहीं। तो हम ये यहाँ पे लिख लिए हैं, जो f जो निकला है वो लिख लिए हैं, ठीक है। बाकी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब केस 2 पे चलेंगे। चलिए अब केस 2 देखेंगे। केस 2 में क्या है कि u जो है प्रारंभिक वेग, इसको u2 ले लेते हैं। तो u जो है एक नहीं रह के अब कितना हो जाता है 3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका हो जाता है u, ठीक है। और v जो है, v तो फिर से वो 0 ही रहेगा, रुकना ही है उसको, तो 0 ही रहेगा v, ठीक है। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस तो खैर उतना ही है, डिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, डिस्टेंस भी x ही रहेगा। और फिर से इसमें क्या करेंगे कि f बराबर ma होता है, तो एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, ऐसे ये फार्मूला होता है, क्योंकि ठीक है। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे, इसमें भी जो एक्सेलरेशन जो माइनस में ही होगा, इसमें भी, क्योंकि इसमें भी रुकना ही है, माइनस में ही होगा। जब पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है, तो u के जगह पे 3 हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 2as है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन माइनस में होगा, एक्सेलरेशन जो है माइनस में होना है, तो ये तो माइनस में ही हो जाएगा, माइनस जो है 2a x। जब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा, एक्सेलरेशन निकल के आएगा, एक्सेलरेशन निकल के आएगा 9/2x, ठीक। इसको f बराबर m में जब पुट करेंगे तो जो फोर्स जो निकल के आएगा, फोर्स जो निकल के आएगा, फोर्स 1, इसको हम फोर्स डैश मान लेते हैं, ताकि पहला हम लोग f निकाल लेते हैं ना, ये जो हमारा f था ना ये, ठीक है। अब जब f डैश निकालेंगे अब, ठीक है, तो f डैश हम निकाल लेते हैं। तो f डैश जो आएगा ma, मास तो वही रहेगा, एक्सेलरेशन चेंज हुआ है, तो 9m इंटू 9/2x, मतलब कहीं ना कहीं हो जाएगा 9m/2x, ठीक है। और गौर से देखेंगे तो ये m/2x है, ये 9m/2x है, तो कितना गुना हो रहा है ये, इसमें देखेंगे तो अगर मानिए कि इस जो m/2x जगह पर अगर जो m/2x है, यहाँ भी m/2x है, ध्यान से देखिए, यहाँ भी m/2x है, तो इस m/2x की जगह पे हम f लिख सकते हैं,
क्योंकि f का वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए, f का वैल्यू जो है m/2x है, यहाँ पे देखिए ना, f का वैल्यू जो है m/2x है, तो m/2x की जगह पे f डाल सकते हैं, f डाल देंगे तो अभी 9f हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर जो इसका हो जाएगा 9f, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा, डी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कर रहा है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है, ठीक है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित, मतलब समांतर क्रम में जो है संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R1 है तो R और R1 का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसको करते हैं क्वेश्चन, ये भी सॉल्व करने का क्वेश्चन है। एक सेकंड, इसको छोटा करते हैं, रुकिए, चलिए इसको करते हैं। इसमें जो साथियों बोल रहा है कि R को जो मतलब R प्रतिरोध का कोई वायर है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध R है, उसको क्या है 6 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के से समानुपाती होता है, मतलब लंबाई जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। अब ये बोल रहा है कि लंबाई जो है, जिस लंबाई का तार था उसको 6 बराबर भागों में बांट दिया है। तो जब लंबाई 6 बराबर भागों में बटा है तो रेजिस्टेंस भी तो 6 बराबर भागों में बटा होगा। मतलब अब जो रेजिस्टेंस होगा, अब पहले तो R था, लेकिन अब जो नया R' जो होगा, R' जो होगा उसमें क्या है कि हर एक तार का रेजिस्टेंस जो है वो R नहीं रह के अब क्या हो जाएगा, R/6 हो जाएगा, क्योंकि उसको 6 बराबर भागों में बांटा गया, R/6 हो जाएगा अब हर एक तार का प्रतिरोध। अब बोल रहा है कि अब इस सब को जो है 6 तार था, अब 6 तार हो गया सब टूटने के बाद, तो बोल रहा है कि 6 को जो है समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम को जब जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R', क्योंकि R' ले रहे हैं इसमें, 1/R' बराबर क्या हो जाएगा, 1/R/6 प्लस 1/R/6 प्लस 1/R/6 प्लस 1/R/6 प्लस 1/R/6 प्लस 1/R/6। इस सबको सॉल्व करेंगे साथियों, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको तो नीचे क्या R आ जाएगा, ये 6 सबका 6 ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। मैथ चाहिए तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं आप लोग, सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो R नीचे आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो बाकी जिसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 36, ठीक है। 6 बार है, जोड़ेंगे 36 आएगा। तो अब जो क्या है, तो ये जो आया है क्या, 1/R1 का वैल्यू आया है क्या, 36/R। जब 1/R1 का वैल्यू आया क्या आया, 36/R। प्रश्न कर रहा है कि R और R' का रेशियो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। इसको निकालेंगे, इसको इस R को ऊपर भेज देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होता ही है ना, तो जब इधर ऊपर जाएगा तो ये R/R' बराबर जो है हो जाएगा 36/1, ये हो जाएगा, ठीक है। 36 जो है 36/1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो पूछ रहा था, रेशियो ही तो पूछ रहा था, तो इसका निकल तो गया 36/1, मतलब 36:1। ऑप्शन देखेंगे तो इसका ए ऑप्शन जो है ए, ये 36 दिया हुआ है। अब 1 बाई में 1 है तो 1 नीचे 1 रहने का कुछ खास वैल्यू तो है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज़ गति से चलती है। साथियों ध्वनि जो है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि जो है सबसे तेज़ जो है किसी न किसी सॉलिड में चलती है। सबसे तेज़ चलेगी सॉलिड में, और उससे कम चलेगी सॉलिड मतलब ठोस में, और उससे कम द्रव में, और उससे भी कम गैस में, और निर्वात में गमन ध्वनि करती ही नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है, इसमें जो सॉलिड क्या है, इसमें स्टील है, इसका आंसर जो है स्टील हो जाएगा। निर्वात में गमन ही नहीं करेगी, और इससे कम जो है, इससे कम पानी में, क्योंकि पानी द्रव है, और पानी से भी कम जो है, सॉरी हाँ, सबसे ज़्यादा स्टील में, और स्टील से कम जो है पानी में, और पानी से भी कम वायु में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कौन सी नदी जो है दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है।
प्रश्न कर रहा है कौन सी नदी जो है दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। साथियों दक्षिणी गंगा के नाम से जो जानी जाती है गोदावरी। गोदावरी क्यों जानी जाती है? क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। इसके बारे में हम बताए थे कि गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकपाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश होते हुए अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। इसकी लंबाई के कारण जो है इसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करेगा पवित्रता के दृष्टिकोण से, तो पवित्रता के दृष्टिकोण से जो साथियों ये जो कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी पवित्रता के दृष्टिकोण से कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसे सीधे पूछा कि दक्षिणी गंगा तो गोदावरी को ही 1465 किलोमीटर है, सबसे लंबी है, इसलिए इसको कहा जाता है दक्षिणी गंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी जो है सहायक नदी से नहीं, सॉरी, वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसका राज्य दिया हुआ है, किस राज्य में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसका करेंगे। कोयना जो है, कोयना किसकी सहायक नदी है आपको याद है? कोयना जो कृष्णा की सहायक नदी, और कृष्णा के बारे में हम बताए थे कि वो महाराष्ट्र से नहीं निकलती है। ठीक है, तो कोयना जो है महाराष्ट्र में ही। अब बोल रहा है इतुरनगरम जो है ये कहाँ है? ये तेलंगाना में। अगला प्रश्न है सरिस्का। सरिस्का कहाँ है? सरिस्का याद करेंगे, सरिस्का कहाँ है? सरिस्का है राजस्थान में। और चंद्रप्रभा जो है उत्तर प्रदेश में। साथियों प्रश्न करता है चंद्रभागा जो है साथियों, चेनाब को जो है, चेनाब एक नदी है, चेनाब सिंधु की सहायक नदी है। तो चेनाब की जो है उसको जो है हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। चंद्रभागा क्यों कहा जाता है? चंद्रभागा क्योंकि चेनाब नदी जो है ना, चंद्र और चंद्रभागा दो सरिताओं से मिलकर जो है ये चेनाब नदी बना है, जिस कारण से जो है इसको जो है चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? बोल रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? साथियों बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, बिहार में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था 29 जून 1968। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 29 जून 1968 को लगा था। ठीक है, और उस समय जो है बिहार के जो राज्यपाल थे वो थे नित्यानंद कानूनगे। साथियों अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति को यह अधिकार जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 देता है। अनुच्छेद आर्टिकल जो है 356 देता है। ठीक है, बात करेंगे बिहार में कितनी बार अभी तक आपातकाल लगा है, तो बिहार में अब तक जो है कुल जो है टोटल जो है 8 बार लग चुका है। 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आखिरी बार जो राष्ट्रपति शासन कब लगा था? आखिरी बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था, लास्ट में जो राष्ट्रपति शासन लगा है 2005 में लगा है। ठीक है, 2005 में। देखते हैं अगला प्रश्न। बोल रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? साथियों बिहार में विधानसभा में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है, 2 सीट। प्रश्न करेगा साथियों कि बिहार में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए तो 2 सीट है, अनुसूचित जाति पूछेगा साथियों, अनुसूचित जाति पूछेगा। अनुसूचित जाति के लिए जो साथियों 38 सीटें जो है आरक्षित, 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में आरक्षित। अगला प्रश्न बोल रहा है कि लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे, डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध थे। बोल रहा है जिस प्रकार से लॉर्ड राजा के लिए है, मतलब लॉर्ड और राजा का जिस प्रकार संबंध है उस प्रकार से लॉर्ड का किससे संबंध है? तो लॉर्ड का संबंध जो है साथियों नाइट, सीमांत से है, सीमांत। जिस प्रकार से जो है राजा के लिए लॉर्ड है उसी प्रकार से लॉर्ड के लिए सीमांत है।
समझ पा रहे होंगे, राजा के लिए लॉर्ड, लॉर्ड के लिए सीमांत, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। साथियों पीलीबंगा के संबंध में पूछा है। साथियों प्रश्न करेगा कालीबंगा के संबंध में, कालीबंगा, कालीबंगा जो है प्रश्न करेगा कालीबंगा कहाँ है। साथियों कालीबंगा जो है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, और राजस्थान में ही जो है पीलीबंगा भी है। मतलब पीलीबंगा और कालीबंगा, ठीक है, ये दोनों जो है अलग अलग जगह है, लेकिन ये दोनों जगह जो है राजस्थान में ही, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। साथियों जो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये एक सूफी संत थे, ठीक है। ये चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे जो हैं शेख निजामुद्दीन औलिया जो है, ये जो है चिश्ती संप्रदाय के, एक सेकंड, चिश्ती संप्रदाय के जो है चौथे संत थे, चौथे संत थे। इनका दरगाह जो है दरगाह दिल्ली में, ठीक। सूफी संत थे काफ़ी, सबसे मतलब जितने भी प्रसिद्ध जो हुए हैं उसमें से एक ये भी थे, ठीक। और इन्हीं को जो है महबूब ए इलाही और हसरत निजामुद्दीन के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है, महबूब ए इलाही और हसरत निजामुद्दीन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। इसका उत्तर जो हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। इसका उत्तर जो है बेंगलुरु, ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। साथियों प्रश्न करेगा कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है साथियों, इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसको याद रख लेंगे, कभी प्रश्न आ जाता है इससे, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। मिश्रण बोल रहा साथियों, मिश्रण जो पदार्थ जो होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रण बोल रहा है, जब देखिए तत्व जो सबसे सूक्ष्मतम जो होता है उसको तत्व बोलते हैं, ठीक है। जिसको किसी भी 2 भाग में बांटा नहीं जाता तो तत्व बोलते हैं। यौगिक बोल रहा है जब दो तत्वों के जब आपस में मिलाया जाता है तो उससे यौगिक बनता है, जो निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। और जब किसी भी अनुपात में 2 तत्व को मिलाते हैं, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो उसको जो है मिश्रण कहा जाता है। बोल रहा है कि मिश्रण क्या है। तो इसमें सोना तो मिश्रण है नहीं, हीरा भी नहीं है, जल शुद्ध, वही शुद्ध जल, और माने अगर सीधे जल देता तो हो सकता था, लेकिन ये शुद्ध जल बोल रहा था, शुद्ध जल तो नहीं है मिश्रण, ठीक है। यौगिक है, H2 हम लोग पढ़ते हैं ना, तो H2 तो एक यौगिक है ना, तो ये तो होगा नहीं। इसका उत्तर जो हो जाएगा इसका वायु, ठीक। हवा जो है मिश्रण, हवा में देखते हैं बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है, धूल कण बहुत कुछ है, तो हवा मिला ही हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सही, घटते क्रम में जो बोल रहा है सही निरूपण। ये अभिक्रिया मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फिर उससे कम कौन है, फिर उससे कम कौन है, ठीक है, घटते क्रम में बोल रहा है। तो रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है पोटेशियम, ठीक है, उससे कम जो होता है सोडियम, उससे कम कैल्शियम, और उससे कम मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, उससे भी कम एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, फिर लोहा मतलब आयरन, उसके बाद जो है लेड मतलब पीबी, लेड के बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, और फिर सोना, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, आपको याद होना चाहिए ये, ठीक है। और आपको याद होगा तो फिर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखेंगे इसमें पोटेशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, उसका फिर जो है कॉपर है, ठीक है। तो ये सही सीरीज, इसका उत्तर जो है ए ही हो जाएगा। बाकी को इसमें देखेंगे कॉपर है, फिर लोहा है, फिर कैल्शियम नहीं, कैल्शियम जो है, कैल्शियम लोहा से ज़्यादा अभिकारक मतलब अभिक्रियाशील है, तो ये तो होगा नहीं। और इसमें जो थर्ड ऑप्शन में जो है जिंक पहले दे दिया है, एल्यूमिनियम जो है
बाद में मैग्नीशियम जो है ये तो जिंक से ज़्यादा है, एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों बेसिकली, ये तीनों ही नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, उसका जो इसका यही हो जाएगा, ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है। कीवर्ड समझेंगे इसका, कीवर्ड जो द्विघात समीकरण है। तो a का मान नहीं हो सकता, a का मान क्या नहीं हो सकता है साथियों। अगर ऑप्शन पे गौर करेंगे तो a पे 0 दिया है। अगर मानिए कि हम a की जगह पे 0 अगर डाल देते हैं, अगर a की जगह पे अगर 0 डाल देते हैं, a की जगह पे जो है हम 0 डाल दिए, तो समीकरण क्या बनेगा, 0 × x² + bx + c = 0। तो 0 से किसी भी संख्या में जब गुना होता है तो वो 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। अब ये क्या बचा, bx + c। तो ये तो एक रैखिक समीकरण बन गया ना, ये द्विघात समीकरण कहाँ रहा, इसका जो घात ही द्विघात के ऊपर दो जो घात था वही गायब हो गया, तो ये तो रैखिक समीकरण बन गया। तो ये बोल रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, तो इसलिए x तो a = 0 जो है कभी नहीं हो सकता, क्योंकि a = 0 डाल देंगे तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, ये तो फिर रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ये तो पूछ रहा था कि a का मान क्या नहीं हो सकता, तो 0 नहीं हो सकता, ठीक। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राम 10,000 का ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, उसे वर्ष के अंत में कितना राशि ब्याज के रूप में लौटाना होगा, ठीक। बोल रहा है कि कितना राशि जो इसको व्यापार के उसे ब्याज के रूप में लौटाना होगा। तो इसमें तो एक तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो इसको तो एक तो विधि वही है जो मेथड चलती आ रही है कि PRT/100। इसमें हम लोग PRT मतलब मूलधन गुने ब्याज गुने समय बटा के 100 करते हैं, उससे निकल जाता है, तो वो तो आप लोग जानते ही हैं। और अगर मानिए कि आप लोग परसेंटेज पढ़े हुए हैं तो इसको परसेंटेज से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब बोल रहा है 7.5% वार्षिक दर है, ठीक है। तो 7.5% वार्षिक दर बोल रहा है, तो 7.5% का वैल्यू क्या, 7.5% को जो हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7.5/100, ठीक है। अब पॉइंट को जब हटाएंगे नीचे एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 75/100 हो गया। अब ये 7.5% जो है ये इसी पर तो ब्याज ले रहा है, ये 1000 का ही 7.5% तो है। 1000 का 7.5% क्या है, 75 है। 1000 का 7.5% क्या है, 75 है। तो 1000 जो है इसी का 7.5% क्या है, 75 है। तो 1000 जो यही तो मूलधन है, तो 1000 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10,000, ठीक है। तो 1000 का वैल्यू 1000 जो यूनिट है, 1000 यूनिट का मान क्या है 10,000, 10,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10, ठीक है। काटेंगे 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 10 बच जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो हो गया 10 हो गया। अब बोला 7.5 यूनिट का ब्याज ही तो पूछ रहा है, तो 1000 पर 1000 का 7.5% कितना होता है, 75 होता है। तो 1000 का 7.5% 75 हो रहा है, तो 75 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 75 यूनिट का वैल्यू इसमें गुना कर देंगे 10 से, तो आंसर आ जाएगा 750, ठीक है। इसका उत्तर जो है 750 हो जाएगा। अब माने कि आपको ये विधि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप उसी से कर सकते हैं, PRT/100 जो चलता आ रहा है फार्मूला बेस्ड। आप इससे भी चाहे तो इसको कर सकते हैं, उत्तर सेम ही आना है, क्योंकि विधि चाहे कोई भी प्रश्न का उत्तर जो है हमेशा सेम ही आता है। तो आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, तो फिर आगे फिर जैसा प्रश्न आएगा फिर से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से PRT/100 से कर सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि tan a बराबर जो है tan a बराबर 1/2 है, तो cos a का मान क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। एक सेकंड साथियों, बोल रहा है कि tan a का वैल्यू 1/2 है, तो tan जो है उसका वैल्यू क्या है 1/2, छोटा कर लेते हैं इसको। तो tan a का 1/2, ठीक है। तो जब tan का बात करेंगे तो tan का जो हम लोग जानते होंगे फार्मूला, जब आपको पता ही होगा tan का फार्मूला जो होता है क्या होता है, tan का फार्मूला जो होता है लंब मतलब परपेंडिकुलर बटा आधार मतलब बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है जो tan का होता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि हमको परपेंडिकुलर पता चल गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया 1 हो गया, बेस कितना हो गया 2 हो गया। निकालना क्या है cos, निकालना क्या है cos का फार्मूला क्या होता है
आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर तो है, बेस तो है, लेकिन क्या हाइपोटेनस है? नहीं है। तो हाइपोटेनस का निकालेंगे। अब हाइपोटेनस का फॉर्मूला सिंपल से सबको पता ही होगा, रूट अंडर जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब कि रूट अंडर 5 आ जाएगा। अब कॉस ए निकालना है, तो बेस का वैल्यू दिया, बेस का वैल्यू 2 और हाइपोटेनस का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, √5। तो यही जो है इसका, एक सेकेंड, √5, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2/√5, ठीक है, 2/√5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे टेस्ट का नेतृत्व किसने किया था। ये प्रश्न बोल रहा है कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे टेस्ट का नेतृत्व किसने किया था। साथियों, इसका नेतृत्व जो है मिराबियो और आबेसिये ने किया था। इसको याद रख लेंगे। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। बोला कि हेनरी कोर्ट ने ऐसा क्या आविष्कार किया जिसके बाद जो है शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। साथियों, इसका आंसर जो हो जाएगा पुडलिंग प्रक्रिया। हेनरी कोर्ट ने जो है एक पुडलिंग प्रक्रिया का आविष्कार किया था। उसके बाद ही जो है जो शुद्ध और अच्छा लोहा का बनाना जो है संभव हो पाया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। साथियों, हम बात करेंगे कि हुआ क्या था कि अब ऐसे देखा जाए तो ये घटना है 1905 की, ठीक है। 1905 में जो है, हालांकि हमारे देश में बंगाल के विभाजन की मांग पहले से भी चलती आ रही थी, क्योंकि इसमें हमारे देश के भी कई लोग थे जो चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, अंग्रेज़ों ने उठाया। और उन्होंने क्या किया, इसका फ़ायदा उठा के भारत में जो क्या है, भारत में हिंदू मुस्लिम को अलग अलग बांटना चाहा। मतलब बंगाल का विभाजन वो लोग प्रशासनिक आधार पर न करके सांप्रदायिक आधार पर वो करना चाह रहे थे, और किए भी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 1905 में जो है 1905 में 16 अक्टूबर को 1905 में जो है 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई डेट याद रखेंगे, 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है। और तो जब बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है तो उसके बाद हमारे देश में आंदोलन शुरू हो जाता है। हमारे देश में जो है स्वदेशी आंदोलन या फिर बंगभंग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। स्वदेशी या फिर बंगभंग आंदोलन की जो है शुरुआत हो जाती है। हालांकि कि कितने मतलब बहुत सारे प्रयासों के बाद भी जो है 16 अक्टूबर को जो है 1905 को जो है जो बंगाल विभाजन जो है लागू हो जाता है, ठीक है। जब ये लागू हो जाता है तो उसके बाद जो है हमारे देश में जो है इस 16 अक्टूबर को क्या जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को जो लागू हो जाता है, इसी कारण जो है 16 अक्टूबर को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो 16 अक्टूबर का ही जो दिन था ना साथियों, तो इस शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन क्या है कि सभी लोग जो है मतलब नहाने के बाद सभी लोग एक दूसरे के हाथ पर जो है राखी बांध कर जो है जो मतलब एक भाईचारा का एक वो देते हैं कि हम लोग सभी अलग नहीं हैं, सब साथी हैं। जो अंग्रेज़ों ने भले ही हम पर जो है हमें बांट दिया है, लेकिन हम सब साथ हैं, हम अलग नहीं हैं। तो इसका वो प्रतीक वो देते हैं राखी बांध कर। तो इसी घटना को जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है इस दिन के जो, क्योंकि सभी लोग ने एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधा था, इसी कारण से जो है रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है राखी दिवस के रूप में मनाया जाए। उसका सही उत्तर जो हो जाएगा राखी दिवस, ठीक है। सही उत्तर जिसका हो जाएगा राखी दिवस, ठीक।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। साथियों, वैसे बिहार का विभाजन की बात करें तो बिहार का विभाजन जो बंगाल से जो है बिहार 1911 में ही मतलब वैसे तो देखा जाए तो 1905 में बंगाल विभाजन लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 में, तो उस समय जो क्या है जो पहले जो सांप्रदायिक आधार पर जो बांटा गया था उसको रद्द कर दिया जाता है और बिहार का पुनर्विभाजन होता है। और उसमें क्या है कि बंगाल का पुनर्विभाजन होता है और बिहार और उड़ीसा के साथ जो भी तत्काल में उड़ीसा अलग हो चुका है, लेकिन उस समय बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को जो है और झारखंड के क्षेत्र को भी साथ में लेकर बिहार को बंगाल से अलग किया जाता है, बिहार नाम से अलग किया जाता है, ठीक है। और वो तभी जो है 1936 में ही जो है, और 1911 में ये हो गया, और उसके बाद जो है फिर आगे चल कर 1936 में जो है 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है और बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा मिल जाता है और उसकी राजधानी जो है पटना बन जाती है, ठीक है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 90 का 1936 हो जाएगा, ठीक है, 1936। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जल के अणु में बंध की प्रकृति में जल के अणु में किस प्रकार का बंधन है। साथियों, जल के अणु में जो है हाइड्रोजन बंधन है, हाइड्रोजन बंधन है जल के अणु में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है C6H12 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी। C2H5 के लिए जो है संरचनात्मक समावयवों की संख्या जो है 5 होगी साथियों, 5। सही उत्तर जो इसका क्या हो जाएगा, B। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अल्फा कण है। अल्फा कण के बारे में जो प्रश्न है तो इसका देखेंगे, इसका ऑप्शन क्या सब है। तो अल्फा कण जो है द्विआवेशित हीलियम कण है, द्विआवेशित हीलियम कण, यही उसका आंसर हो जाएगा। अल्फा कण जो है द्विआवेशित हीलियम कण। प्रश्न कह रहा है कि वह फील्ड की तालिका में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है, उसे क्या कहा जाता है। प्रश्न पढ़ेंगे साथियों। प्रश्न कह रहा है कि वह फील्ड की तालिका में रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है, उसे कहा जाता है। साथियों, उसे कहा जाता है प्राइमरी की। क्या है, प्राइमरी की कहा जाता है, याद कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। साथियों, इसको जोड़ने का कार्य जो करता है मदरबोर्ड करता है साथियों। इसको जोड़ने का कार्य जो करता है मदरबोर्ड करता है, मदरबोर्ड। इसको जोड़ने का कार्य जो है मदरबोर्ड करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। इसका जो है इसका उत्तर हो जाएगा अवर्गीकृत वन, ये इसका आंसर हो जाएगा, अवर्गीकृत वन। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का क्या नाम था। ठीक है, ये करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा रैमपेज हो जाएगा, रैमपेज, सी इसका आंसर। अगला प्रश्न है, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। साथियों, इसका आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा गोटबाया राजपक्षे, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रांस में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर जो है शशि थरूर को सम्मानित किया गया था फ्रांस में। ठीक, ऐसा जो इसका शशि थरूर है, इसको याद रख लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। बोला इसमें से कौन सी मिसाइल जो है एंटी टैंक मिसाइल है। ये जो है साथियों नाग है, नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा नाग हो जाएगा, याद रख लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। हो गया साथियों, इस तरह से जो है हमारा पहला सेट जो है हम लोग कंप्लीट बड़े अच्छे ढंग से कर लिया। एक दिन में हमने कल 50 क्वेश्चन किया था, आज फिर से 50 क्वेश्चन किया और जो है ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। साथियों, इस तरह से जो हम लोग आने वाले दिनों में जो है हम एक एक करके सारे सेट को जो हम कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करा पाए। अभी क्योंकि चैनल भी नया है और उतने लोग आप लोग देख भी नहीं पा रहे हैं, तो हम अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे जब
आगे बढ़ेंगे तो हम डिस्कशन और भी अच्छे से कराएंगे। साथियों आप आए देखें, आपको उसमें फ़ायदा ही होगा। आगे भी जो वीडियो आने वाली है, एक दूसरी सीरीज भी चल रही है जिसमें हम लोग जो क्या है चैप्टर वाइज जो है हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे वाले सीरीज में। इस वाले सीरीज में जो है हम लोग सम्मिलित रूप से क्वेश्चन करते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। जो अभी आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें सारे प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप सभी लोग जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप जो हमारा जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, द एग्जाम सिंडिकेट करके चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। और कोई भी क्वारी हो, मतलब ऐसा कोई भी समस्या हो या फिर कुछ लगे कि हमें कुछ और करना चाहिए इस चैनल पे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। या फिर ऐसा कुछ आपको लगे कि ये चीज़ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।